हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है एडो लॉन्च। बच्चों, एडो लॉन्चर पे हम कवर कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है पॉलीमर, और पॉलीमर में हमारी गाड़ी आ चुकी है टेफ्लॉन के ऊपर। इससे पहले हमने बाकी वीडियोस में सारे क्लासिफिकेशन डिटेल में कर लिए और इम्पोर्टेंट पॉलीमर्स में हमने पॉलीथीन और रबर को कवर कर लिया है। आपने अगर नहीं देखा होगा तो जाइए देख के आइए। आज बात होगी टेफ्लॉन की और इससे रिलेटेड आगे भी जितने भी पॉलीमर्स होंगे उनकी। तो टेफ्लॉन देखिए बच्चों, टेफ्लॉन का मोनोमर होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया है कि जो इथिलीन है, इथिलीन मतलब कि इथीन, इसके डेरिवेटिव्स हम देखते हैं बाकी सभी। इसके डेरिवेटिव्स कौन से है सर? तो इसके डेरिवेटिव्स फटाफट नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह है इथीन जिससे बनता है पॉलीइथीन। उसके बाद में आप यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को हटा दोगे तो यहाँ बन जाएगा CF2 डबल बॉन्ड CF2, जिसको हम बोलेंगे टेट्राफ्लोरो इथिलीन या टेट्राफ्लोरो इथीन। टेट्रा क्योंकि चार है यहाँ पे फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। देन उसके बाद में यहाँ से अगर आपने ऐसा हटा दिया, इसका यूज तो पता ही होगा आपको, पॉलीइथीन। पॉलीइथीन इसका नॉन स्टिकी किचनवेयर में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं अभी, यहाँ पे अगर ऐसा लिख लिया CFCl डबल बॉन्ड CF2, तो ये हो जाएगा ट्राइफ्लोरो मोनोक्लोरो। तो मोनोक्लोरो पहले लिखेंगे क्योंकि C पहले आता है अल्फाबेटिकली। मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथीन। और देखिए आगे में जो हम एडिशन पॉलीमर्स में देखते हैं, डबल बॉन्ड वाले में देखते हैं, इनमें से कौन से आते हैं? ध्यान दीजिए, PVC। तो CH2, यहाँ से क्या करना, CH2 वैसे का वैसा ही, यहाँ से एक H हटा देना और उसकी जगह लगा देना Cl। ये हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड जो कि बनाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप्स शायद सुना होगा आप लोगों ने। जी सर, सुना है सर, घर में भी लगा है सर। ओके, अगर यहाँ से समझो आपने अभी क्या किया कि ये CH2 वैसे का वैसे ही रख दिया और ये हाइड्रोजन भी हटा दिया और Cl भी हटा दिया और यहाँ पे लगा दिया CH3 और यहाँ पे लगा दिया COOCH3। इसको हम बोलेंगे PMMA। PMMA इसको कहते हैं पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। और लास्ट, बस लास्ट बच्चा, लास्ट क्या करना है, यहाँ से CH2 पहला का वैसे ही रहने देना, पहला CH2 वैसा का वैसे रहने देना, डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही, और यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के लगा देना CN। इसको बोलेंगे हम एक्राइल नाइट्राइल। एक्राइल नाइट्राइल। और इससे बनता पान मतलब पॉली एक्राइल नाइट्राइल। ओके, क्लियर? ये सारी चीजें आई होप आपको आती होगी, और आती नहीं होगी तो थैंक यू बोल दीजिएगा। और क्या कर सकते हैं, नोट कर लीजिए फटाफट। हटाते हैं इसको, 1 2 3 छू मंतर। चलिए यहाँ बढ़ते हैं। केमिकली टेफ्लॉन ये होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर इथीन बोल सकते हो आप। द मोनोमर used in preparation of Teflon is tetrafluoroethylene। CF2 डबल बॉन्ड CF2, और डबल बॉन्ड आया तो एडिशन, और एडिशन कौन सा मैकेनिज्म शो करते हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो कि इनिशिएट करते हैं पेरोक्साइड। ये जो है वो गैस रहता है रूम टेम्परेचर पे। टेट्राफ्लोरोइथिलीन ये पॉलीमराइज होगा फ्री रेडिकल इनिशिएटर से, और यहाँ पेरोक्साइड यूज होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर अमोनियम परसल्फेट। इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इनिशिएटर इन CF2 या फिर अमोनियम परसल्फेट। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो CET के लिए तो ये क्वेश्चन बनेगा, जरूर बनेगा, और एंट्रेंस में भी, नीट जेई में भी चांसेस है। हमारे बेसिक्स हमें क्लियर करना है बस। एट प्रेशर कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा वहां पे। तो NCF2 डबल बॉन्ड CF2 पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रही है। पेरोक्साइड कौन सा पेरोक्साइड है? H2O2 या फिर अमोनियम परसल्फेट, ये कन्वर्ट हो गया। देखिए जब भी हम डबल बॉन्ड वालों को लेते हैं ना तो उनका डबल बॉन्ड रेडिकल में कन्वर्ट होता है। यहाँ रेडिकल बना और यहाँ भी रेडिकल बना, और दोनों साइड से फिर चेन ऐसे चलते जाएगी, इसलिए इसको हम ऐसे निकालते हैं और N नीचे लिखते हैं, मतलब ऐसी ही चेन लगते जा रही है। CF2 डबल बॉन्ड CF2, यहाँ रेडिकल बना, यहाँ रेडिकल बना, तो कुछ ऐसा दिखेगा।
CF2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड, CF2 और C के ऊपर रेडिकल, इनकी चेन लगते जाएगी ऐसे, इनकी चेन चलते जाएगी, इनकी चेन चलते जाएगी। इसलिए क्या करते हैं हम, इसलिए क्या करते हैं, N लिख देते हैं, यहीं पे हम N लिख देते हैं, इसको रोक के हम N लिख देते हैं, जिसको हम बोलेंगे पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन। प्रॉपर्टीज अगर हम देखें बच्चा, प्रॉपर्टीज देखें तो टेफ्लॉन बहुत टफ है, केमिकली इनर्ट है। क्या होता है इनर्ट, ये बहुत ही ज्यादा संत इंसान है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, रेजिस्टेंट है हीट को रोक सकता है ये, और एंड अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट्स, और जो कोरोसिव रिएजेंट्स है जैसे कि हो सकता है पानी, एसिड, इनसे डरता नहीं है ये, क्योंकि CF बॉन्ड जो है वो वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्यों है सर वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, ऐसा क्या है CF बॉन्ड में, क्योंकि बच्चा C और F बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है, और जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा उसको बहुत बॉन्ड एनर्जी लगती है तोड़ने के लिए, बहुत ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रहेगी लगेगी, तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, उल्टा रहता है, ये ज्यादा हो जाएगा तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो फिर ये ज्यादा हो जाएगा। ओके, ओके सर, समझ गया सर। देन ये रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेगा बाय कोरोसिव अल्कली, इसके अल्कली का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ऐसे सोलवेंट्स जैसे कि पानी, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन ये हमारे घर के नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज होगा, ऑयल सील्स में यूज होगा, और गैस्केट्स में यूज होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ गया टेफ्लॉन के बारे में, और कभी टेफ्लॉन में अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बढ़ते आगे, अब है पान की दुकान, पान जिसको हम बोलेंगे पॉलीएक्राइल नाइट्राइल। तो पॉली हटा दीजिए वहां से, पॉली हटा दीजिए, ये बन जाएगा मोनोमर, इसको हम बोलेंगे मोनोमर। और पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, मैं एक्राइल नाइट्राइल के बारे में बताया मैंने, CH2 निकालना, डबल बॉन्ड CH, यहाँ 2 मत देना, वो हटा के CN दे देना, इसको हम बोलेंगे एक्राइल नाइट्राइल। ये प्रिपेयर करता है एडिशन, सिंपल सी बात है ना बेटा, डबल बॉन्ड आ गया, एडिशन ही होने वाला है, एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्राइल नाइट्राइल बाय यूजिंग पेरोक्साइड इनिशिएटर। और हमें पता ही है, हमने क्लासेस अटेंड किए ही है एडो लॉन्चर पे, हमें पता ही है कि डबल बॉन्ड आया तो पेरोक्साइड इनिशिएटर चाहिए ही चाहिए, तो NCH2CH CN पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हुई है, पेरोक्साइड इनिशिएटर है, डबल बॉन्ड खोल दीजिए, यहाँ आप रेडिकल जनरेट कीजिए, और फिर ये जुड़ते ही जाएगा। ध्यान दीजिए इसको कैसे हम बनाएंगे, ये डबल बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो CN को नीचे लेते हैं बबुआ, और उसके बाद ये डबल बॉन्ड खोल के रेडिकल जनरेट कीजिए दोनों पे, यहाँ आ जाएगा रेडिकल, ये बॉन्ड टूट गया, और यहाँ आया पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद में CH2 सिंगल बॉन्ड C, और नीचे CH, और नीचे CN, और यह आ जाएगा N। जब जब डबल बॉन्ड के साइड में कुछ आया तो हमेशा उसको नीचे लिख लीजिए, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ये होता है कि हम लगाए कहाँ से, ये लगाए कहाँ से। और जब भी आपको ऐसा देके बोल दिया गया कि इसका मोनोमर बताओ, इसका मोनोमर का स्ट्रक्चर बताओ, तो क्या करना बेटा, इन दोनों को हटा देना, और जहां जहां बाहर है उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, कुछ ऐसा, जो चीजें बाहर रहेगी उन दोनों के बीच में लगा देना डबल बॉन्ड। क्लियर सर, यस सर। पॉलीएक्राइल नाइट्राइल ये वुल जैसा रिसेंबल करता है, वुल मतलब अल्टरनेटिव है वुल का, तो आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आया कि वुल का अल्टरनेटिव क्या है, तो आप बोलोगे पान की दुकान, नहीं, पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, जिसको हम बोल सकते हैं ऑरलैन एंड एक्रिलैन, तो तीनों बातें सेम ही है। ऑरलैन को यूज करते हैं ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, शॉल्स बनाने के लिए, स्वेटर्स बनाने के लिए, क्योंकि बच्चा अभी हम मॉडर्न हो रहे हैं ऐसा हम मानते हैं, तो हम वुल उतना कंज्यूम नहीं करते, उतना नहीं पहनते, किसी को फैशन में नहीं अच्छा लगता है वुल पहनना, तो वो पान यूज करता है, और ये यूज होता है किस लिए, ब्लैंकेट, शॉल, स्वेट शर्ट्स और स्वेटर्स बनाने के लिए। ओके बच्चा, समझ गया पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, जी सर। तो अब आते हैं पॉलीअमाइड्स पे। जब आपके कानों के ऊपर पॉलीअमाइड नाम आएगा, आप दो ही बातें कभी मत भूलिएगा। सबसे पहली बात है कि पॉलीअमाइड्स ये नायलॉन्स होते हैं,
पॉलीअमाइड्स ये नाइलॉन्स होते हैं। और साथ ही साथ पॉलीअमाइड, सुनो अभी, अमाइड, अमाइड का मतलब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। कौन से सर? एक तो अमाइन होगा ही होगा, प्लस COOH होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीअमाइड्स ये दो फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं, तो इनमें दो फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। मतलब कि हमें दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, तो पॉलीअमाइड्स ये हमेशा कंडेंसेशन करेंगे, ये हमेशा कंडेंसेशन करेंगे, हमेशा कंडेंसेशन करेंगे ही करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? कोई परेशानी यहाँ नहीं। पॉलीअमाइड्स बहुत तरीके के देखने को मिलते हैं, हमें हर तरीके के नाइलॉन्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, नाइलॉन 26, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 16, नाइलॉन 6-8, 6-8 हो गया, 16। ऐसे तरीके के नाइलॉन्स रहते हैं और इनके मोनोमर्स भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा। आप जुड़े रहिए, सब कुछ अच्छे से ट्रिक वाइज मैं समझाऊंगा और कभी आप भूलोगे नहीं इस सब चीज़ों को। ओके, इनमें से ये जो है ये एक स्पेशल केस है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, इतना नोट कर लिया होगा आपने, इतना नोट कर लिया होगा। छुमंतर करें, 3, 2, 1 छुमंतर। चलिए आगे देखिए। पॉलीअमाइड पॉलीमर्स ये जनरली नाइलॉन्स होते हैं, बताया हमने, बताया आपको। नाइलॉन्स ये जेनरिक नेम है ऑफ सिंथेटिक लीनियर पॉलीअमाइड्स का। किसका? लीनियर पॉलीअमाइड्स का। कंडेंसेशन तो करेंगे ही, ये तो कंडेंसेशन करेंगे ही करेंगे, हमेशा कंडेंसेशन करेंगे, बट लीनियर है, लीनियर सीधा सीधा जुड़ते जाएंगे ये। पॉलीमराइजेशन बिटवीन डाइकार्बोक्सिलिक, देखो डाइकार्बोक्सिलिक मतलब COOH दो बार रहेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायमाइंस, और NH2 भी दो बार रहेगा, NH2 भी दो बार रहेगा। जब जब NH2 आएगा और COOH आएगा तब तब हमेशा पॉलीअमाइड्स बनेंगे, और पॉलीअमाइड्स का मतलब ही होता है नाइलॉन्स, नाइलॉन्स, नाइलॉन्स। सेल्फ कंडेंसेशन सिर्फ एक में देखने को मिलता है, मतलब एक ही में देखने को मिलेगा, और वो कौन है? नाइलॉन 6 के अंदर, नाइलॉन 6 के अंदर इटा कैप्रोलैक्टम, नाम ध्यान रखिए, इटा कैप्रोलैक्टम, इटा कैप्रोलैक्टम। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड। क्लियर? तो सेल्फ कंडेंसेशन इसका ही होगा, सेल्फ हो रहा है इसलिए 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 ये अकेला होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। नाइलॉन्स में ये अकेला ही होमोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। और ये पहले करता है रिंग ओपन पॉलीमराइजेशन, पहले ये रिंग को खोलेगा, रिंग ओपन पॉलीमराइजेशन, और बाद में करता है कंडेंसेशन। बच्चों नाइलॉन्स हमेशा कंडेंसेशन करते हैं, बट नाइलॉन 6 जो है वो अकेला है जो पहले करता है रिंग ओपन पॉलीमराइजेशन, अपने रिंग को खोलेगा और फिर करेगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो पहले वाले से एडिशन की तरह सेम टू सेम है, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है इसकी कंडेंसेशन की तरह है। ठीक है, समझ रहा? तो सेल्फ कंडेंसेशन देखने को मिलता है अमाइनो एसिड का बाय द रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ लैक्टम। लैक्टम क्या होता है ये भी समझ लीजिए। लैक्टम हम उसको कहेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप रहेगा, प्लस उसी में NH2 ग्रुप रहेगा, मतलब अमाइन ग्रुप रहेगा। और लैक्टोन्स, लैक्टोन्स लैक्टोन्स कहेंगे हम CO ग्रुप प्लस OH ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो पॉलीअमाइड्स कंटेन्स CONH ग्रुप, CONH ग्रुप, इसलिए इसको अमाइड कहते हैं। इन द इंटर यूनिट लिंकेज दो इंपॉर्टेंट पॉलीअमाइड्स हैं, मैं और कुछ बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो एंट्रेंस के लिए काम में आएंगे आपको, उनको भी आप नोट करते रहिएगा। नाइलॉन 66, अब ये 66 का मतलब क्या होता है बच्चों? 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। दोनों के मोनोमर्स में, दोनों अलग अलग मोनोमर्स हैं, इसलिए इनको होमोपॉलीमर नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते बेटा, नहीं बोल सकते। सर क्या बता रहे थे आप? झूठ बोल रहे हो आप, होमोपॉलीमर बोल रहे हो। नहीं, मैं कोपॉलीमर बोल रहा था, मैं कोपॉलीमर बोल रहा था। ओके, सो ये ऑल नाइलॉन्स एक्सेप्ट नाइलॉन 6 आर कोपॉलीमर्स। नाइलॉन 6 को छोड़ दिया तो सभी के सभी कोपॉलीमर्स है। ओके, यहाँ तक बेसिक समझ गया जी सर। और नाइलॉन्स देखो बेटा फाइबर्स है, नाइलॉन्स को आप फाइबर्स की कैटेगरी में डालोगे, ये फाइबर्स है। ओके, क्लियर? और फाइबर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है।
ओके, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है। बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो डायरेक्टली आपको नीट के क्वेश्चंस सॉल्व करके देगी, जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व करके देगी। जाइए PYQs चेक कीजिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको, मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, आगे आगे देखो बेटा, नाइलॉन चिक चिक आ गया, चिक चिक आ गया, चिक चिक आ गया। सिंपल बात, सबसे पहले बेटा नाइलॉन 66 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। नाइलॉन 66 ये दो तरीके के अलग अलग इनसे बनेगा। दो मोनोमर्स रहने वाले हैं, एक में 6 कार्बन है, दूसरे में भी 6 कार्बन है। क्या करना है, क्या करना है, हमें पता है कि NH2 ग्रुप चाहिए और COOH ग्रुप चाहिए। और दोनों अगर अलग अलग है, सुनिए बात अच्छे से सुनिए, दोनों अगर अलग अलग है तो NH2 भी 2 बार चाहिए और COOH भी 2 बार चाहिए। तो एक साइड में NH2 आया, दूसरे साइड भी NH2 आ गया, प्लस एक साइड COOH आ गया, दूसरी साइड भी COOH आ गया, आ गया। चलिए यहाँ कितने कार्बन चाहिए फिर, NH2 ने तो कोई कार्बन नहीं घेरा है, मतलब 6 के 6 कार्बन अंदर रहेंगे, तो ये आ जाएगा CH2 6। CH2 6 ट्रिक याद रखिए कि हमें पता है अमाइड्स कैसे बनते हैं अगर अलग अलग है, ये तो कोपॉलीमर है ना। कोपॉलीमर में हमेशा अमाइड्स तब बनेंगे जब 2 NH2 ग्रुप रहेंगे एक में और 2 COOH ग्रुप रहेंगे दूसरे में। क्लियर, तो इसमें हमने 2 NH2 निकाल दिए, एक साइड नहीं निकालना, अपोजिट साइड, और बाकी 6 कार्बन निकाल लिए। इसका नाम है बेटा हेक्सा, हेक्सा क्योंकि 6 कार्बन है, और CH2 को बोलते हैं मिथिलीन, हेक्सा मिथिलीन डायअमीन, हेक्सा मिथिलीन डायअमीन। अब यहाँ देखिए एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गए, मतलब बीच में कितने कार्बन जाएंगे, 4 सर, 4। क्यों, क्योंकि 2 तो यही हो गए, तो यहाँ लिखेंगे CH2 4, और ये है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड CH2 4, इधर भी COOH इधर भी COOH, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो देखिए एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डायमीन दोनों को रिएक्ट किया गया। सर ये लर्न करने में ना बहुत प्रॉब्लम जाता है, हमें ये नहीं समझता है सर। बेटा कुछ नहीं करना है आपको, अगर मोनोमर्स लर्न हो गए तो इसके बाद लाइफ पूरी झिंगा लाला। देखिए क्या करना है, यहाँ पे जहां जहां OH है याद रखिए, या अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, जहां जहां COOH है, COOH जहां जहां है वहां से आप हमेशा OH हटाओगे, हटाओगे। ये OH हटा दो और ये OH हटा दो, हटा दिया सर, ये हटा दिया, अरे सर आपने कुछ और हटा दिया, कुछ और हटा दिया। चलो ये OH हटा दीजिए, ये OH हटा दीजिए, हटा दिए। ओके ओके, यहां से OH निकालने के बाद में आपको क्या करना है, OH निकालने के बाद में आपको वाटर बनाने के लिए जहां जहां NH2 दिखेगा, जहां जहां NH2 दिखेगा वहां से H निकालना है, वहां से H निकालना है। यहाँ का H, यहाँ का H और यहाँ का OH OH, मतलब हमें -2H2O करना है, -2H2। ठीक है, देखिए यहाँ से OH चले गया तो सिर्फ ये O और माइनस बचा है, बॉन्डिंग नहीं हुई है इसलिए माइनस का चार्ज दिया गया है, वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हुई है इसलिए माइनस का चार्ज दिया गया है दोनों साइड में। अब देख लीजिए यहाँ बॉन्डिंग अभी तक नहीं हुई है, वाटर का रिमूवल नहीं हुआ है, वाटर का रिमूवल नहीं हुआ है भैया, नहीं हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ प्लस का चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। ओके, वहाँ पे सॉल्ट देखने को मिलेगा, माइनस और प्लस आए तो क्या बोलोगे आप, नाइलॉन सॉल्ट है वो। क्लियर बच्चों, ये आप स्टेप एलिमिनेट करते हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको हमेशा यहाँ से OH हटा ही देना है और O के ऊपर माइनस चार्ज देना है, क्योंकि O के 2 बॉन्ड बनते हैं लेकिन O ने एक ही बॉन्ड बनाया। हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा तब वो स्टेबल है, और नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड की कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना लिए है। यहाँ पे उसने लोन पेयर H+ को डोनेट कर लिया है, सॉरी लोन पेयर नहीं, H+ को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए NH3+। अब इस प्रोसेस में इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज दोनों हट जाएंगे, क्योंकि इस साइड से बॉन्डिंग होने वाली है, इस साइड से बॉन्डिंग होने वाली है, बॉन्डिंग होने वाली है। ओके क्लियर बच्चा पार्टी, कोई परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। COOH में से हमेशा OH हटाएंगे, जहां जहां COOH होंगे वहां वहां से OH हटाएंगे ही हटाएंगे, और जहां जहां NH2 होंगे वहां वहां से हम H हटाएंगे। ओके, द न्यूमेरल जो ये नंबर है 66 नाम में, ये कहाँ से पता चला है, ये पता चलता है बाइफंक्शनल ग्रुप के मोनोमर्स में कितने कार्बन है। जैसे एडिपिक एसिड में 6 कार्बन है 6 कार्बन, 4 है मिथिलीन के और 2 है COOH के,
सारी बेसिक चीजें ध्यान रखो, क्योंकि सवाल कैसे भी आ सकता है हमें। बेसिक बेसिक चीजें ध्यान रखेंगे तो हम कुछ भी डील कर सकते हैं सवाल में। हेक्सा मिथिलीन डायमाइन, और यहाँ मिथिलीन कितने रहते हैं, 6, और 2 साइड में अमाइंस रहते हैं। ओके, नाइलॉन 66 हायर मॉलिक्यूलर मास है, और पॉलीमर्स तो हायर मॉलिक्यूलर मास वाले ही रहते हैं ना। करीब 12,000 से लेके 50,000 डाल्टन इनका मॉलिक्यूलर मास रहेगा। ये लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर्स है बच्चा। हर एक तरीके का नाइलॉन, एवरी नाइलॉन इज कंडेंसेशन पॉलीमर एज वेल एज लीनियर पॉलीमर, बट एक्सेप्ट नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 ये जो है ये कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है, और ये पहले रिंग ओपनिंग से होता है और सीधा सीधा ज्वाइन होता है, और ये होमोपॉलीमर है। दो अलग अलग मोनोमर्स यहाँ की जरूरत नहीं रहती, ये अकेला ही पूरा बनाता है। कौन सा, कैप्रोइक एसिड आप बोल सकते हो, कैप्रोइक एसिड, इटा कैप्रोइक एसिड, या फिर कैप्रोलैक्टम और इटा कैप्रोलैक्टम, ये बनाता है क्या, नाइलॉन 6 को। कहाँ यूज होते हैं, देखिए नाइलॉन्स ये फाइबर्स रहते हैं, और फाइबर्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि फाइबर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट डज नॉट सोक इन वाटर, ये पानी में वहां पे सोक नहीं होता, पानी को ये अपने अंदर सोक नहीं करता, ऐसा बोल सकते हैं। ये पानी के अंदर डूबेगा तो पानी इसको गीला नहीं कर सकता है। इट इज यूज फॉर मेकिंग शीट्स, शीट्स बनाने के लिए, ब्रश बनाने के, ब्रश के ऊपर के जो ब्रिसल्स रहते हैं वो बनाने के लिए, सर्जिकल सुट्योर्स एंड टेक्सटाइल फैब्रिक्स, कपड़े बनाने के लिए यूज होता है। नायलॉन्स ये फैब्रिक में ही यूज होने वाले हैं। ओके, क्लियर, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी जरूरी लगेगा आप नोट कर लीजिएगा। हम बढ़ते आगे। देखो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप मतलब अमाइंस, अमाइनो ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेगा, और उसके साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप जब भी प्रेजेंट रहेगा सेम मॉलिक्यूल में, और वो साइक्लिक रहेंगे। कंडीशंस देखो, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप सेम मॉलिक्यूल में और वो साइक्लिक रहेंगे, तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे लैक्टम, लैक्टम। उसी की तरह साइक्लिक ईस्टर फॉर्म बाय इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल मतलब OH, कार्बोक्सिल मतलब COOH। इस तरीके के ग्रुप से क्या बना है, ईस्टर। उस ईस्टर को हम कहेंगे लैक्टोन्स, लैक्टोन्स। सो साइक्लिक ईस्टर जो बने हुए इनसे, इनको कहेंगे लैक्टोन्स। और साइक्लिक ईथर्स, इनको कहेंगे इपॉक्सी, साइक्लिक ईथर्स को इपॉक्सी। ऐसे नाम आपको ध्यान रखने है बेटा, है। नाइलॉन 6 के बारे में, नाइलॉन 6 आपको बहुत बार बात हो चुकी है इन बंदे की, नाइलॉन 6 की हमने बहुत बार अच्छे से बात की है कि नाइलॉन 6 ये एप्सिलॉन, ये ईटा को एप्सिलॉन कहते हैं। ये कैप्रोलैक्टम को जब हीट किया जाता है पानी के साथ में, तो इसका होता है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, और रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, और एक तरीके का हमें पॉलीअमाइड मिलेगा, पॉलीअमाइड में नाइलॉन मिलेगा, जिसका नाम है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 को कौन देता है, इटा कैप्रोलैक्टम, इटा कैप्रोलैक्टम या फिर कैप्रोइक एसिड। इसके साइड में आप अगर देखते हो चेन लग रही है, लग रही है, जहां जहां NH2 है वहां वहां से H जाएगा, जहां जहां C डबल बॉन्ड OH है वहां वहां से OH जाएगा, OH जाएगा। द नेम नाइलॉन 6 इज गिवन बाय ऑन द बेसिस ऑफ 6 कार्बन। नाइलॉन 6 क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। कहाँ है सर 6 कार्बन, 5 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ देखने को मिल रहा है। 6 कार्बन है इनके मोनोमर यूनिट में। ड्यू टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लस्चरस नाइलॉन, नाइलॉन का लस्चर, ये वाला जो नाइलॉन 6 है वो लस्चरस रहता है, मतलब चमकने वाला रहता है। नाइलॉन की रस्सी शायद आपने देखी होगी, येलो कलर की मार्केट में मिलती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। ये यूज होगा टायर के कॉर्ड्स बनाने के लिए, फैब्रिक और रस्सियां बनाने के लिए। ओके, ओके बेटा, नाइलॉन 6 समझ गया होगा। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो क्या है, कैप्रोलैक्टम या फिर कैप्रोइक एसिड, और इसमें आपको एक ही तरीके का मोनोमर आएगा, इसलिए नाइलॉन 6 ये होमोपॉलीमर है, एक ही तरीके का मोनोमर आपको देखने को मिलता है। ओके बेटा, चलिए। देन पॉलीईस्टर्स, पॉलीईस्टर देखो, जैसे कि मैंने अमाइड के बारे में बताया है कि अमाइड ये 2 फंक्शनल ग्रुप से बनते हैं, अमाइन एज वेल एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को रिएक्शन की हमने तब जाके बनेंगे अमाइड्स।
साथ ही साथ ईस्टर कैसे बनते हैं, तो सिंपल सभी बच्चों को ईस्टर के बारे में पता होगा कि, और नहीं पता तो ध्यान रखो, ईस्टर बनता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH ग्रुप से प्लस कार्बोक्सिल ग्रुप से, मतलब COOH ग्रुप से। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तब बनता है ईस्टर्स, पॉलीस्टर्स। और दो ही पॉलीस्टर्स आपको सिलेबस में ध्यान रखने हैं, दो ही पॉलीस्टर्स आपको सिलेबस में ध्यान रखने हैं, और इसके ट्रिक वाइज मैं बताऊंगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। हमेशा पॉलीस्टर्स आपको लर्न रहेंगे ओरली। देखिए दो तो पॉलीस्टर्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है टेरिलीन, टेरिलीन जिसका नॉर्मल नाम, कॉमन नाम हम डेक्रोन करके भी पुकारते हैं। और सेकंड ये है ग्लिप्टल, ग्लिप्टल। बच्चों दोनों में आपको नाम से ही मोनोमर्स मिल जाएंगे। टेरी, टेरी का मतलब होता है टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरी का मतलब होगा टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड प्लस लीन का मतलब होगा इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। सेम देखिए ग्लिप्टॉल में कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ टेरिफ्थैलिक था तो यहाँ आ जाएगा थैलिक एसिड, थैलिक एसिड प्लस इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल। देखिए मोनोमर्स आपको याद हो गए होंगे ट्रिक से। यहाँ ग्लाइ से आपको क्या ध्यान रहेगा, ग्लाइकॉल, पटल से थैलिक एसिड। ओके, तो देखो पॉलिएस्टर ये पॉलीमर्स है ईस्टर लिंकेज के। ईस्टर लिंकेज कैसे बनते हैं, कैसे बनती है ईस्टर लिंकेज, OH और COOH की रिएक्शन से, OH और COOH की रिएक्शन से। सबसे कॉमन जो हम देखते हैं पॉलिएस्टर वो है टेरिलीन, जिसको डैक्रॉन भी कहते हैं। ये कहाँ से मिलता है, कंडेंसेशन। पॉलीस्टर्स, पॉलीअमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स ये हमेशा कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड। सर ये इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल का ये फॉर्मूला है, दो CH2 आगे आगे निकालना, CH2 दोनों को OH दे देने का, ये हो गया इथिलीन ग्लाइकॉल। सर ये टेरिफ्थैलिक एसिड क्या है, बेंजीन निकालना, बेंजीन निकालना, ऊपर COOH देने का, नीचे COOH देने का, यह है टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक एसिड। दोनों की रिएक्शन होगी, ईस्टर लिंकेज बनेगा। OH अपना क्या लूज करेगा, ये OH जो है मतलब अल्कोहल अपना क्या लूज करेगा, H। अल्कोहल हमेशा H लूज करता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा OH लूज करेगा। H और OH वहां से निकल गए और हमें देखने को मिलेगी कौन सी, ईस्टर लिंकेज। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है दो दो तरीके के कैटलिस्ट, जिंक एसिटेट, जिंक एसिटेट COOCH3, COOCH3 whole twice and antimony trioxide Sb2O3। डैक्रॉन बनाने के लिए दो कैटलिस्ट जो हमेशा CT लेवल, नीट लेवल, जेई लेवल कहीं पे भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम्स में बेसिक्स चेक करना है तो एग्जामिनर हमारे बेसिक्स को चैलेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि कौन सा कैटलिस्ट लगेगा टेरिलीन या डैक्रॉन बनाने के लिए। तो आप ध्यान रखना जिंक एसिटेट या फिर एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ देखो हमें लिंकेज मिल रही है बीच में, इसी लिंकेज को हम ईस्टर लिंकेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ईस्टर लिंकेज। और जब हमने नायलॉन्स देखा तो ये बीच में मिल रहा था हमें कौन सा, अमाइड लिंकेज। टेरिलीन हैज रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इट इज़ रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड वाटर, वो केमिकल को भी दूर रखेगा, पानी को भी दूर रखता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रिंकल फ्री फैब्रिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है। हम ऐसे कपड़े ज़्यादातर यूज़ करते हैं जिसको ज़्यादा प्रेस ना करना पड़े, क्योंकि उतना समय नहीं है कि हम प्रेस करते बैठेंगे, इसलिए टेरिलीन यूज होता है रिंकल फ्री फैब्रिक बनाने के लिए, जिसको कोई भी रिंकल्स ना आए और प्रेस करने में प्रॉब्लम ना हो। बाय ब्लेंडिंग विथ कॉटन, इसको किसके साथ ब्लेंडिंग करना, मतलब मिक्स करना, तो ब्लेंडिंग विथ कॉटन, कॉटन के साथ मिक्स करते तो हम क्या बोल देंगे, टेरी कॉट। फिर वूल के साथ मिक्स करें तो टेरी वूल। और अल्सो ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स, तो ग्लास को सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हेलमेट्स एज अ सेफ्टी डिवाइस वहां पे भी इनका यूज होता है। पीईटी, पीईटी, पीईटी ध्यान रखिए, पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेरिफ्टिलेट, पॉली इथिलीन टेरिफ्टिलेट, पीईटी। ये एक तरीके का थर्मोप्लास्टिक है जिसका ट्रेड नेम
क्या है, पॉलीइथिलीन टेरेफ्थैलेट। और ये किस लिए यूज होता है, बॉटल्स, जाम्स की बॉटल, पैकेजिंग कंटेनर, इनके लिए। पॉलीकार्बोनेट्स ये एक तरीके के भी पॉलीस्टर्स पॉलीमर्स है। इनका हाई रहता है मेल्टिंग पॉइंट एंड थर्मोसेटिंग रेजिन है ये। तो पॉलीकार्बोनेट्स के बारे में कुछ आता है सवाल, तो आप ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये पॉलीस्टर ही है, मेल्टिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है, और ये थर्मोसेटिंग रेसिन है। एक बार अगर आपने टेम्परेचर के साथ इसको हीट कर दिया तो फिर बाद में कभी भी इसका शेप साइज कुछ भी चेंज कर नहीं सकते। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड एंड रिलेटेड पॉलीमर्स, देखिए यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा कि फिनॉल फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, देन फिनॉल प्लस HCHO, फिनॉल प्लस HCHO। उसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन कैसे होता है, बेंजीन की रिंग, बेंजीन की रिंग निकालिए। देखिए बेंजीन की रिंग निकालते हैं, एक सेकेंड बच्चा, एक सेकेंड। हम बेंजीन की रिंग निकालते हैं और अल्टरनेट पोजीशंस पे नाइट्रोजन आना चाहिए, और अल्टरनेट पोजीशंस पे NH2 आना चाहिए, NH2। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने जगह छोड़ दी एक, फिर उसके बाद में यहाँ N आ गया तो यहाँ N आएगा, और यहाँ N आएगा, इसके बाद में यहाँ लिख लिया N, फिर डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा NH, NH2, E हो गया बच्चा मेलामाइन, सर मैं तो मेलो प्लस HCHO। इसके तरीके से मेलामाइन इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बनता है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो कि क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर है, ओके। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड में NH2CONH2 ये होता है यूरिया, एंड फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो देखो बेटा ये दोनों तो आपको लगभग सेम दिख रहे हैं, तो ये अगर स्ट्रेट चेंज बनाते तो उसको हम कहेंगे नोवालैक। और अगर ये बनाते हैं क्या, अगर ये बनाते हैं क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर तो हम उसको बैकेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैकेलाइट। ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंटली बड़े बड़े मार्क्स देके जाते हैं। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस और कैटलिस्ट टू फॉर्म थर्मोसेटिंग मोल्डिंग पाउडर, जिसको हम बोलते हैं नोवालैक। ये पाउडर जैसा रहता है इन 2 स्टेजेस। इन थर्ड स्टेज बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स को शेप दिया जाएगा नोवालैक को पुट करके, नोवालैक बाय पुटिंग इन अप्रोप्रिएट मोल्ड्स। नोवालैक को अलग अलग मोल्ड्स में डाला जाएगा खांचे में, और उसके हिसाब से उसको शेप दिया जाएगा, ओके। और हीटिंग जो टेम्परेचर है वो 138 डिग्री सेल्सियस टू 176 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ड्यूरिंग थर्ड स्टेज, तीसरे स्टेज में थर्मोसेटिंग में मोल्डिंग करते वक्त बहुत सारे क्रॉसलिंक्स आ गए, और क्रॉसलिंक्स क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को और बढ़ाने वाले हैं। During third stage of thermosetting in mold, many crosslinks are formed which result in formation of rigid polymers। देखो क्रॉसलिंक की वजह से कैसे बन गए, रिजिड पॉलीमर्स कॉल्ड बैकेलाइट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैकेलाइट, विच इज इनसोल्यूबल एंड इनफ्यूजिबल। अगर वो इनसोल्यूबल इनफ्यूजिबल है मतलब कौन सा हो गया, बोलो, थर्मोसेटिंग। कौन सा हो गया, थर्मोसेटिंग। इनफ्यूजेबल है, उसका टेम्परेचर कितना भी दो फ्यूज नहीं होने वाला और हार्ड होते जाएगा। इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ सब्सटीट्यूट फॉर ग्लास के रिप्लेसमेंट में उसको यूज कर सकते हैं। बैकेलाइट इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिकल्स लाइक टेलीफोन,
इंस्ट्रूमेंट, किचनवेयर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स एक्सेट्रा। एक्सेट्रा बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है एक्सेट्रा। ओके बेटा, बैकेलाइट के बारे में समझ गया। बैकेलाइट कैसे दिखता है डायग्राम में हम देखेंगे। नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन के बारे में भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, फॉर्मल्डिहाइड भी बताया। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी क्रॉस लिंक है, क्रॉस लिंक है। डेकोरेटिव टेबल के जो टॉप्स रहते हैं लाइक फॉर्मिका या प्लास्टिक डिनरवेयर्स, ये बनते हैं मेड फ्रॉम हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कॉल्ड मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हमारे घर पे जो किचन वेयर रहते हैं, कुछ चीजें ऐसे प्रेजेंट रहती हैं, तो वो किसकी बनती है? मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की। इसको भी हम डायग्राम में देखेंगे। मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड ये कंडेंसेशन करते हैं और क्रॉस लिंक बना लेते हैं खुद के बीच में। नेक्स्ट देखिए फिनॉल, फिनॉल के साथ में फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड आया और इनकी रिएक्शन होगी एसिड और बेस के प्रेजेंस में। तो होता क्या है, यहाँ से H गया और यहाँ से ये पूरा पीछे से ज्वाइन हो गया यहाँ पे H, और ये पूरा पीछे से ज्वाइन हो गया, तो ये आ गया OH और CH2, OH और CH2। फिर ऐसे ही चेन, ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ऑर्थो पे ये लग जाते हैं, फिर पैरा पे भी, और फिर बाद में दूसरे साइड के ऑर्थो को भी, क्योंकि ये एक्टिवेट करती है रेजोनेंस को। ओके, ये जब सीधा सीधा लगे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब स्टेज 2 आया कि यहाँ पे स्टेज 2 में सीधा सीधा पॉलीमराइजेशन हो रहा था, लीनियर पॉलीमराइजेशन हो रहा था, और साइड बाय साइड CH2 के वो लगते जा रहे थे, CH2 के साइड बाय साइड वो लगते जा रहे थे। ओके, अब थर्ड इसमें क्या हुआ, इसको हम साइड बाय साइड अगर लग रहे हैं तो क्या बोलेंगे? नोवोलैक, नोवोलैक, नोवोलैक। लेकिन नीचे ऊपर दाएं बाएं दाएं दाएं हर जगह लग रहा है, तो हम उसको कहेंगे बैकेलाइट। क्या कहेंगे हम? बैकेलाइट। ओके, क्लियर बेटा? चलो नेक्स्ट है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन की डायग्राम। मेलामाइन की डायग्राम क्लियर है? मेलामाइन में आपको पूछते हैं कितने नाइट्रोजन साइकिल के अंदर है? 3 नाइट्रोजन है साइकिल के अंदर। कितने नाइट्रोजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? तो हर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बच जाता है जब वो 3 बॉन्ड बनाता है तो। ओके, तो 6 नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स होंगे? 6 नाइट्रोजन के पास 12, डबल करना पड़ेगा। मेलामाइन और ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड, किसके प्रेजेंस में होगा? एसिड या बेस के प्रेजेंस में, एसिड या बेस के प्रेजेंस में। तो ये पूरा का पूरा यहाँ यहाँ ज्वाइन होने लगते हैं, पूरा का पूरा देखो NH, CH2OH, CH2OH, CH2OH ये ज्वाइन होंगे और इसमें करेंगे एसिडिफिकेशन, तब जाके हमें मिलने वाला है क्रॉसलिंक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, क्रॉसलिंक मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। लास्ट SBR। देखो अब आ रहे हैं हम रबर्स के ऊपर, थोड़ा बहुत रबर्स के ऊपर आ रहे हैं। तो देखिए रबर्स कितने तरीके के हैं। रबर बहुत इजी क्लास है, आपको सारी चीजें अच्छे से समझेगी। 4 तरीके के रबर्स हैं। सबसे पहला जो रबर है वो है नेचुरल रबर, नेचुरल। दूसरा आर्टिफिशियल, तीसरा ब्यूना एन, और चौथा ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। तो ब्यूना एन ब्यूना एस, इनके सबके बारे में देखते हैं। नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। आर्टिफिशियल वाले का नियोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है नीट में वो आए हैं रबर के टॉपिक्स के ऊपर ही। तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर कैसे निकालना? 4 कार्बन, पहले वाले में तीसरे वाले में डबल बॉन्ड दे देना, ठीक है, और इसके नीचे आ जाएगा CH3, ये है आइसोप्रीन। और नियोप्रीन, नियोप्रीन में ऐसा 4 कार्बन निकालना, सेम वही, पहले में तीसरे में डबल बॉन्ड दे देना, और यहाँ आप निकालना Cl, तो इसको बोलेंगे क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन। और ये किसका रहेगा? आर्टिफिशियल रबर का। ब्यूना एन, ब्यूना एन, इसके पहले की क्लासेस में बताया ना मैंने कि ब्यूना एन को कैसे ट्रिक वाइज याद करना। देखो ब्यूना एन, BU, BU से पता चलेगा हमें ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन, प्लस एन से होगा नाइट्राइल, अक्राइल नाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड
CHCN। ठीक है, ये है ब्यूना N। तो ब्यूना S क्या होगा? BU से मतलब ब्यूटा 1,3 डाइन एंड S से हो जाएगा स्टाइरीन। स्टाइरीन, ओके क्लियर। तो जब भी ब्यूना S बनता है तो 75% रहेगा ये वाला पार्ट और स्टाइरीन रहेगा सिर्फ 25%। ओके, स्टाइरीन देखो कितना परसेंटेज है 25 और ब्यूटा 1,3 डाइन कितना परसेंटेज है 75, क्योंकि दोनों को मिला के 100 होना चाहिए। हाँ सर, होगा सर। चलिए आगे बढ़े। क्लोरोप्रीन देखिए, क्लोरोप्रीन से क्या बनता है? क्लोरोप्रीन जब पॉलीमराइजेशन करेगा तो बनाएगा नियोप्रीन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रबर। आर्टिफिशियल रबर, इसमें वल्कनाइजेशन होती है। सबसे जरूरी बात यह है कि एस बी आर की जो प्रोसेस है वल्कनाइजेशन की, उसमें सल्फर नहीं आता बीच में, यह आता मैग्नीशियम ऑक्साइड और क्रॉस लिंकिंग प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। कौन प्रोवाइड करेगा? ऑक्सीजन। ओके, इसके पहले हम देखते थे कि कौन प्रोवाइड कर रहा था? सल्फर। क्रॉस लिंकिंग कौन प्रोवाइड कर रहा था? सल्फर। ओके क्लियर। ब्यूना एस के बारे में देखिए, ब्यूना एस ऑलरेडी पता चुका हूं मैं। ब्यूना एस, ब्यूटा 1,3 डाइन और स्टाइरीन। ब्यूना एस इज ए इलास्टोमर विच इज अ कोपॉलीमर ऑफ स्टाइरीन विथ ब्यूटाडाइन। स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन के साथ में बनता है। इसका ट्रेड नेम है SBR। द कोपॉलीमर इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय 75 पार्ट्स ऑफ ब्यूटाडाइन। तो कह रहे हैं एस जो है वो सिर्फ 25% है और ये जो बेंजीन रिलेटेड है ब्यूटा 1,3 डाइन है ये 75% है। 75% है। ओके क्लियर। इट इज वुल्कनाइज्ड विथ सल्फर। ये वुल्कनाइज्ड होगा सल्फर से, मतलब रबर में जो नेचुरल रबर है और ब्यूना एस है, इनको क्या पसंद है? इनको ये पसंद है कि इनको ये पसंद है कि इनके बीच में लिंकिंग जो है वो सल्फर प्रोवाइड करेगा। नहीं बाबा, सल्फर प्रोवाइड करेगा। और ब्यूना एन ये बाहर से करेंगे। ओके क्लियर। इट इज वुल्कनाइज्ड। बाहर से करेंगे मतलब कौन? इसमें आ जाएगा ऑक्सीजन और इसके लिए कौन? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ब्यूना एस इज अ सुपेरियर टू नेचुरल रबर। ब्यूना एस सुपेरियर नेचुरल रबर के, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग छोड़ दें हम तो सब कुछ ज्यादा है, नेचुरल रबर से सब कुछ ज्यादा है अगर हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ को छोड़ देते हैं। इसलिए ये यूज करते हैं टायर इंडस्ट्री में यूज करते हैं किसको? ब्यूना एस को। नियोप्रीन किसका मोनोमर है? नेचुरल रबर का जो मोनोमर है वो है नियोप्रीन। नियोप्रीन में करना क्या है? 4 कार्बन डालना, देन फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड और सेकेंड वाले पे CH3 और हर जगह अपने हिसाब से हाइड्रोजन दे दो जितने बॉन्डिंग बच रही है। ओके, तो वुल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है नियोप्रीन की वो बहुत फास्ट होती है। किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। नियोप्रीन इज पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस टू पेट्रोलियम। नियोप्रीन पेट्रोल को रेजिस्ट कर सकता है, वेजिटेबल ऑयल को रेजिस्ट कर सकता है, लाइट एज वेल एज हीट को भी रेजिस्ट कर सकता है। नियोप्रीन इज यूज्ड इन मेकिंग होज पाइप्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसोलीन and making gaskets. It is used for manufacturing insulator cable, jackets, belts for transmission of power. तो देखो क्या कह रहे हैं कि पेट्रोलियम चीजें उसमें डाल देते, वेजिटेबल डाल देते हैं तो इसको रेजिस्टेंट है, मतलब वो उसको दूर भेजेगा, उसको सहन नहीं करने वाला, इन सबको सहन नहीं करने वाला। और क्या क्या इनके एप्लीकेशन है एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों अभी विस्कस रेयॉन। विस्कस रेयॉन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस हम देखते हैं। तो देखिए विस्कस रेयॉन एक रीजनरेटेड सेलुलोज है और इसको हम डालते हैं सेमी सिंथेटिक कैटेगरी में। सेमी सिंथेटिक फाइबर है ये जो कि बनता है किससे? सेलुलोज से, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? रीजनरेटेड सेलुलोज। सेलुलोज जो कि
वुड के पल्प के फॉर्म में रहता है इसको विस्कस रेयन में ट्रांसफर करते हैं। सेलुलोज एक लीनियर पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, जिसको हम पॉलीमर में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और जिसका फार्मूला रहता है C6H10O5N, या फिर ऐसा C6H2O5 और यह आ जाएगा N। ये सेलुलोज का फार्मूला है। एक मॉडिफाइड रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेलुलोज का दिया गया है, सेल OH इज यूज्ड इन द रिएक्शन इन्वॉल्व विस्कस फॉर्मेशन, और ये यूज होता है मतलब मॉडिफाइड सेलुलोज यूज होगा इन द रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ विस्कस। देन इसको हम डायग्राम में देखेंगे अभी। ये देखिए आगे में डायग्राम हमें दी हुई है, इसमें हम समझेंगे कि कैसे ये बनता है। ओके, पहले थ्योरेटिकल जो भी है उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। देन as shown in figure, cellulose in the form of wood pulp is treated with concentrated NaOH। जो सेलुलोज रहता है इन द फॉर्म ऑफ वुड पल्प, इसको कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। गेट प्लफी, ये थोड़ा सा प्लफी हो जाता है, अल्कली सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है और अल्कली सेलुलोज में ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। देन इट इज देन कन्वर्टेड इनटू xanthate बाई ट्रीटिंग विथ कार्बन डाइसल्फाइड। बाद में ये कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, xanthate में, और रिएक्शन करके किसके साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, CS2 के साथ रिएक्शन करके ये कन्वर्ट करेंगे किसमें, xanthate में। ऑन मिक्सिंग विद डाइल्यूट NaOH इज गिव्स टू विस्कस सॉल्यूशन व्हिच इज एक्सट्रूडेड थ्रू स्पिनरेट्स। NaOH के साथ में मिक्स करके वो विस्कस सॉल्यूशन देता है जिसको बाहर निकाला जाएगा स्पिनरेट्स के थ्रू। ओके, स्पिनरेट ऐसे चीजें जिनको जो एक्सक्रेडेशन में हेल्प करती है। ओके, देन ये विस्कस रेयन की डायग्राम है, ये आप एक बार देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। सेल OH मतलब मॉडिफाइड सेलुलोज के रिएक्शन की गई किसके साथ में, कंसंट्रेटेड NaOH मतलब क्या, कॉस्टिक सोडा आप बोल सकते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की गई, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, अल्कली सेलुलोज वाटर का रिमूवल हो गया, एंड अल्कली सेलुलोज की रिएक्शन की गई कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में, तो हमें xanthate की फॉर्मेशन देखने को मिली। ओके, एंड फिर xanthate को वाटर में डाला गया तो हमें मिला एंड में रेयन स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। और रीजनरेटेड फिलामेंट्स कुछ इस तरीके से हमें एंड में मिले जब फिर से इनकी वाटर के साथ रिएक्शन की गई। जो Na है, यहाँ देखिए इस रिएक्शन में कि ये जो पार्ट था S माइनस Na+, ये रिप्लेसमेंट हो गया यहाँ के H के साथ, और इसका जो OH है, पानी का OH, वो Na के साथ चले गया, NaOH यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिला। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी गई है, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा आप एक बार कि सेलुलोज OH की रिएक्शन की गई NaOH के साथ में, तो हमें यहाँ पे मिला सोडियम ऑक्साइड के रूप में अल्कली सेलुलोज, एंड देन H2O, और फिर इसकी रिएक्शन की गई CS2 के साथ, तो xanthate मिला। xanthate की फॉर्मेशन हो गई तो उसके बाद हमने पानी में डाला तो हमें एंड में यहाँ पे SH ग्रुप मिला, एंड फिर उसको हमने वाटर में डाला तो एंड ऑफ द टाइम हमें फिर से सेलुलोज OH मिला जो कि मॉडिफाइड था, थोड़े चेंजेस थे। सर बोलोगे आपने ये लिया था और ये मिला, केमिकली सेम है बट रीजनरेटेड है। ओके, तो यहाँ खत्म होता है हमारा ये वाला क्लास। आई होप आपको मजा आया होगा, सारी चीजें अच्छे से समझी होगी। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।